जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, किशोरावस्था की ओर। इसका कुछ पार्ट्स हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं, इसका दूसरा पार्ट सब हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से देख रहे हैं कहाँ से, मानव में जनन। देखिए, मानव में जनन काल की अवधि। अब जनन काल की अवधि कब से कब तक रहता है? मानव जो है जन्म, बच्चे को जन्म कब से कब तक के दे सकता है? तो देखिए, औनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से ही लड़कियों में एक विशेष परिवर्तन होने लगता है। जब लड़की 10 से 12 साल की हो जाती है तो उसमें कुछ अलग अलग परिवर्तन होने लगता है। तो सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। और यह कहाँ तक चलता है? 45 से 50 वर्ष। मतलब जब एक लड़की कोई भी बच्चे को अगर पैदा कर कर सकती है, कब से? 10 से 12 साल से लास्ट 45 से 50 साल तक वो कर सकती है। यौनारंभ पर अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। और जब यौनारंभ स्टार्ट होता है तो अंडाशय में अंडाणु क्या होने लगता है? परिपक्व होने लगता है, तैयार होने लगता है। ठीक है। तथा लगभग 28 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय, उसमें बहुत सारे अंडाशय होते हैं, सॉरी, उसमें कितने अंडाशय होते हैं? 2। उनमें बहुत सारे अंडाणु होते हैं। तो 28 से 30 दिनों के अंतराल में एक अंडाशय के द्वारा जो निर्मोचित होता है, जो छोड़ा जाता है, इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। और जो गर्भाशय जहाँ बच्चा रहता है उसकी दीवार क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर गर्भधारण कर सके। जो अंडाणु है वह शुक्राणु के साथ निषेचन करके क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है और वह गर्भधारण कर सकता है। ठीक है। तो इसमें मानव जनन काल की अवधि कब से कब है? 10 से 12 साल से लेके 40 से 50 साल के 45 से 50 साल के बीच का है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऋतुस्राव महामारी किसे कहते हैं। देखिए, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, जब अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाता और निषेचन नहीं हुआ, तब गर्भाशय का मोटा स्तर तथा उसकी भीतरी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वारा बाहर से योनि द्वारा योनि द्वार से बाहर आती है। कहाँ से? योनि के द्वार से कहाँ से आ जाती है? बाहर आ जाती है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं, जिसे मेंस्ट्रुएशंस कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है, इसीलिए इसे मासिक चक्र भी कहा जाता है। देखिए, ये ऋतुस्राव स्पेशल किस लड़कियों में होती है। ठीक है। ये कहाँ होती है? लड़कियों में। जब लड़की जो है, लड़कियों के जो अंडाणु है वो अगर निषेचन नहीं कर पाता है तो गर्भाशय में एक बहुत सारा मोटा स्तर के जो भीतरी परत में जो जमी हुई होती है, ब्लड जो जमता हुआ है, वो क्या होता है? रुधिर वाहिकाओं में क्या होता है? टूट जाता है और योनि के द्वार से क्या आता है? बाहर आने लगता है। ठीक है। बाहर आने लगता है। इसी को ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। और ये 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। ठीक है। और ये जो इसी को हम लोग मासिक चक्र कहते हैं। कोई कोई लड़की में 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, किसी का 5 दिन का रहता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं रजो दर्शन किसे कहते हैं। अब देखिए, रजो दर्शन, अभी तो देखें, पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है। जब सबसे पहले यौनारंभ स्टार्ट होता है, 10 से 12 साल में यौनारंभ स्टार्ट हो जाता है। तो जब पहला ऋतुस्राव, जब लड़की का पहला पीरियड आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। और लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु तक ऋतुस्राव होना रुक जाता है। और जब 45 से 50 वर्ष तक की जब आयु होती है तो उसका ऋतुस्राव होना क्या हो जाता है? रुक जाता है। ठीक है। उसका मासिक चक्र जो चलता है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। जब तक मासिक चक्र नहीं चलेगा तो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी लड़की का ऐसा कभी कभी होता है कि किसी का बचपन से ही मासिक चक्र स्टार्ट नहीं होता है, तो वो बच्चा कभी भी पैदा नहीं कर पाएगी। जब तक उसका मासिक चक्र स्टार्ट नहीं रहेगा वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला टॉपिक पे। अब देखिए, जनन में हार्मोन्स की भूमिका। अब देखिए, जनन करने में उसको हार्मोन्स की क्या क्या भूमिका हो सकती है। देखिए, पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन साबित करती है। हम बताए थे पीयूष ग्रंथि जो है क्या करती है? बहुत सारे हार्मोन्स को साबित करती है। उनमें से एक हार्मोन विरिसन में शुक्राणु, देखिए विरिसन में क्या करता है? शुक्राणु एवं अंडाशय
में अंडाणु, देखिए विवृषण क्या पिछले वीडियो में बता चुके हैं, शुक्राणु कहाँ तैयार होता है, विवृषण में तैयार होता है, और अंडाशय में अंडाणु तैयार होता है, को नियंत्रित करता है, नियंत्रित क्या करता है, नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जनजांगों को पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। इन हार्मोन्स को रुधिर प्रवाह, रक्त प्रवाह में स्रावित किया जाता है, जिससे ये शरीर के विशिष्ट भाग तक पहुंचते हैं तथा यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तन की उद्दीपित करते हैं। क्या होता है, जब उसका यौनारंभ के समय में उसका शरीर में क्या हो जाता है, परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, देखिए इसको एक बार और अच्छे से समझ लिए, पढ़ लिए। जब देखिए पीयूष ग्रंथि, क्या चीज, पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है, बहुत सारे हार्मोन उसको क्या करती है, स्रावित करती है। देखिए अब दिखाते हैं पीयूष ग्रंथि को। देखिए यहाँ जो दिया हुआ ये पीयूष ग्रंथि, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स को क्या करती है, स्रावित करती है। ठीक, बहुत सारे हार्मोन्स को क्या करती है, स्रावित करती है। उसमें से बताए थे हम पिछले वीडियो में किया कि जो उनमें से एक जो हार्मोन होता है, हार्मोन हो जाता है विवृषण में, शुक्राणु एवं अंडाशय में अंडाणु को बनाने में क्या करती है, परिपक्व होने को क्या करती है, नियंत्रित करती है, उसको उस पर क्या करता है, नियंत्रित करती है। और यही जो पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन होता है वो पुरुषों में टेस्टोरेस्ट टेस्ट टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन, ठीक है, स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। ठीक है, इन हार्मोन्स को रुधिर प्रवाह, और यही सारे जो हार्मोन्स है वो कहाँ, रुधिर प्रवाह में, रक्त में क्या करता है, प्रवाह कर देता है, जाने देता है। ठीक है, स्रावित करता है, किया जा सकता है, जिससे शरीर में विशिष्ट भाग तक पहुँचते हैं, शरीर में हर भाग तक पहुँच जाता है। और यह यौनारंभ के समय में शरीर में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे रजोनिर्वित किसे कहते हैं। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिर्वित कहते हैं। देखिए ऋतुस्राव कहाँ कब तक चलता है, 45 से 50 वर्ष तक की चलता है। ठीक है, अब 45 से 50 वर्ष के बाद यह जब रुक जाता है तो ये क्या कहलाता है, रजोनिर्वित कहलाता है। ठीक, अब देखिए ऋतुस्राव चक्र प्रारंभ में अनियमित हो सकता है तथा उसे नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। इसका नियंत्रण हार्मोन्स द्वारा होता है। अरे देखिए ये जो इसका जो नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा, ऋतुस्राव का चक्र जो है प्रारंभ में अनियमित हो सकता है। ठीक है, मतलब जब ऋतुस्राव जो स्टार्ट होगा उसमें जब उसमें ब्लड निकलना चालू होता है तो अनियमित निकलते रहता है। ठीक है, तथा उसे नियमित होने में कुछ समय लगता है, उसके बाद कुछ नियमित होने में कुछ समय लग जाता है। इसका नियंत्रण कौन करता है, हार्मोन्स द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, और इसी चक्र में अंडाणु का क्या होता है, परिपक्व होना, तैयार होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, और इसी समय में गर्भाशय की दीवार क्या हो जाता है, मोटा होता है, एवं निषेचन ना होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। अगर देखिए अंडाणु और शुक्राणु जब मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो निषेचन नहीं होगा, जब निषेचन नहीं होगा तो क्या होता है, टूटने लगता है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है, और अगर जब देखिए निषेचन नहीं हुआ तो टूट कर क्या होता है, योनि के द्वारा बाहर आ जाएगा, और यदि निषेचन हो गया तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकसित होने के लिए स्थापित हो जाता है। और जब विभाजन करने लगता है धीरे धीरे उससे उसका शरीर बनना चालू हो जाता है और गर्भाशय में विकसित होने लगता है, जिससे क्या होता है, फिर बच्चा तैयार हो जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट में। देखो देखिए अब संतति की लिंग निर्धारित, लड़की अथवा लड़का। देखिए अब कोई भी औरत का अगर कोई भी किसी का अगर बच्चा पैदा होता है तो किसी का लड़का होता है तो किसी का लड़की होता है, वो किससे निर्धारित होता है, देखिए वो किससे निर्धारित होता है, किस पे डिपेंड करता है, लड़की पे या लड़का पे, औरत पे या मर्द पे डिपेंड करता है कि उसका बच्चा लड़का होगा या लड़की, वो डिपेंड करता है उनके पिता पे, लड़का के पिता पे। देखिए लड़का मानव के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, मानव के मनुष्यों के कोशिकाओं में क्या होता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र। वो कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े, उसमें से 22 जोड़े जो है कायिक गुणसूत्र होता है, और एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो लिंग को निर्धारित करता है। वही क्या करता है, एक जोड़े जो गुणसूत्र है वो लिंग को निर्धारित करता है। इसी से पता चलता है कि वह लड़का होगा कि उसको लड़की। और मनुष्य में देखिए पिता में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, देखिए एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है, और माता में
एक्स एक्स ही गुणसूत्र पाया जाता है। अब देखिए पिता का एक्स और माता का अगर एक्स मिल गया तो क्या हो जाएगा, लड़की पैदा होगा। क्या होगा, लड़की पैदा होगा। ठीक, यहाँ चित्र में दिखाया गया, देखिए पिता का एक्स जो मिल गया और माता का भी एक्स मिल गया तो क्या पैदा होगा, लड़की पुत्री पैदा होगा। अगर पिता का वाई पैदा हुआ, वाई मिला, वाई गुणसूत्र मिला और माता का एक्स मिला तो देखिए पुत्र पैदा होगा। इसी तरह से अगर पिता का वाई मिला और माता का एक्स मिला, माता का तो हमेशा एक्स मिलेगा क्योंकि इसके अंदर दो ही गुणसूत्र जो दोनों क्या होता है, एक्स और एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। पिता के अंदर वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर वाई एक्स के साथ मिल गया तो लड़का होगा और अगर एक्स एक्स के साथ मिला तो लड़की होगा। ठीक है, इतना बात को हम लोग को याद रखना है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए लिंग हार्मोन के आंतरिक अन्य हार्मोन, अतिरिक्त सॉरी, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। देखिए लिंग हार्मोन, देखिए कितने हम लोग के गुणसूत्र में कितने जोड़े, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें से एक लिंग हार्मोन होता है। उसमें लिंग हार्मोन के अलावा बहुत सारे और हार्मोन होते हैं। देखिए पीयूष ग्रंथि, वीर्यसेन में अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में कुछ और भी ग्रंथियाँ हैं। हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतःसार्वित ग्रंथियां अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करती है। देखिए थायराइड ग्रंथि दिया हुआ, पीयूष ग्रंथि दिया हुआ है, एड्रिनल ग्रंथि दिया हुआ है, अग्नाशय ग्रंथि दिया हुआ है और अंडाशय दिया हुआ है। अंडाशय जो क्या होता है, औरत में ही पाया जाता है, स्त्रियों में ही पाया जाता है। ठीक है, ये वाला जो अंडाशय है ये लड़कों के लिए नहीं है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। ठीक है, अब देखिए किस ग्रंथि का कौन सा कार्य है। अब देखिए कौन कौन से ग्रंथि का कौन सा कार्य है। देखिए मान लीजिए थायराइड ग्रंथि, क्या थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि उसका देखिए गाइटर घेंगा, जिसको घेंगा रोग कहते हैं, जैसे जिसका गला फूल जाता है। देखिए ये वाला जिसका गला फूल गया हुआ, देख लिए इसका गला फूल गया, देखिए यहाँ इस तरह से फूल जाता है। ठीक है, इसका इस तरह से दिखाई देने लगता है, इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो यह व्यक्ति गाइटर ग्रंथि के द्वारा ही इसको क्या होता है, घेंगा रोग होता है। ठीक है, अब देखिए थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन होता है। देखिए थायराइड ग्रंथि से कौन सा, देखिए ध्यान दीजिए, ये थायराइड ग्रंथि से कौन सा, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्पादित होता है। देखिए थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन होता है। सामान्य मात्रा में नहीं हो रहा, इसीलिए इसे उनकी ग्रंथि फूल जाती है। और जब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन सामान्य मात्रा में जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा तो उसकी क्या हो जाती है, जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, जिसे हम लोग घेंघा रोग भी कहते हैं। ठीक है, अब अग्नाशय ग्रंथि का कार्य देखिए, यहाँ कौन सा, पहले थायराइड ग्रंथि पढ़ लिए, अब अग्नाशय ग्रंथि। देखिए ये वाला अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए अग्नाशय ग्रंथि के कार्य एवं रोग, इसका कार्य क्या है और इसका रोग क्या है। जब अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन प्राप्त मात्रा में नहीं कर पाती तो वह व्यक्ति मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाती है। देखिए हम अग्नाशय ग्रंथि जो है वो क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन को उत्पादन करती है। इंसुलिन हार्मोन, देखिए ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर की बीमारी हो जाता है। ठीक है, जिसे मधुमेह रोग कहते हैं। जब किसी कोई भी व्यक्ति को अगर शुगर की बीमारी होता है तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, ताकि इंसुलिन की मात्रा उसमें पूरी हो सके। और जब अग्नाशय ग्रंथि जो है, ये ग्रंथि जो है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता तो मधुमेह रोग से क्या हो जाती है, ग्रसित हो जाती है। अब देखिए एड्रिनल ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है एवं उनके कार्य क्या है। देखिए जब आपके अभिभावक आपको किसी कारणवश डांटते हैं तो आप में गुस्से की भावना आ जाती है। ठीक है, परंतु थोड़ी देर बाद ही गुस्सा शांत भी हो जाता है। अब परीक्षा में ऐसा 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 कभी भी होता है कि परीक्षा के समय में लोग बहुत सारा चिंतित हो जाते, तनाव पूर्वक होता है, तनाव उनके माइंड में तनाव, बहुत सारा प्रेशर बना हुआ रहता है। जब एग्जाम खत्म हो जाता है, परीक्षा खत्म हो जाता है तो क्या होता है, बहुत हल्का महसूस होने लगता है। ये सब किसकी वजह से होता है, कौन से कारण की वजह से होता है, ये सब सारा हार्मोन की वजह से होता है। किससे, हार्मोन की वजह से। इस इन सब में किसका योगदान होता है, हार्मोन। किसी को गुस्सा आना, किसी को टेंशन आना, ये क्या होता है, हार्मोन की वजह से होता है। और कौन सा हार्मोन, एड्रेनिल हार्मोन। देखिए यहाँ लिखा है
एड्रेनेलिन हार्मोन के द्वारा यह होता है, ठीक है। और यह एड्रेनल ग्रंथि द्वारा साबित होता है। और कहाँ से इसका उत्पन्न होता है? एड्रेनल ग्रंथि द्वारा इसका बनता है। और एड्रेनिल क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है, वही जो गुस्सा वगैरह आता है उसका कार्य करता है, ठीक है। देखिए अब नोट 1 में हम लोग थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश अनुसार ही अपने हार्मोन को श्रवण करती है। देखिए थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि, ये जो दो ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन के माध्यम से जो उसको आदेश देता है, जो पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित करती है, उसी के माध्यम से जो आदेश देता है उसी के अनुसार यह हार्मोन का श्रवण करती है। और पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का भी श्रवण करती है, जो व्यक्ति के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। और समझ गए, जो व्यक्ति के लिए सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्यांतरण किसे कहते हैं, क्यांतरण क्या है, ठीक है। देखिए क्यांतरण क्या है, तो देखिए कीट एवं मेढक को वयस्क रूप में आने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। कीट हो गया चाहे मेढक हो गया, इसको वयस्क बनने के लिए अलग अलग स्टेज से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ता है। तो लार्वा से वयस्क, देखिए कीट जो है लार्वा बनता है, लार्वा से फिर वयस्क बनता है, बनने की इस प्रक्रिया को क्यांतरण कहते हैं, ठीक है। कीट और जो मतलब उसका जो जब कीट आया चाहे मेढक, उसका जब अंडा आता है, वो अंडा से फिर बड़ा बढ़ते 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 वयस्क हो जाता है, और बदलने की प्रक्रिया, वयस्क होने की प्रक्रिया जो है, यही क्या कहलाता है? क्यांतरण कहलाता है। देखिए कीट एवं मेढक में जीवन चक्र करने में हार्मोन का योगदान। अब देखिए कीट हो गया चाहे मेढक हो गया, इसका जीवन चक्र पूर्ण करने में इसका हार्मोन का क्या योगदान रहता है? कीटों में क्यांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। देखिए कीटों का जो क्यांतरण का नियंत्रण होता है, जब कीट जो है, जैसे कीट का एक अंडा आया, अंडा से फिर क्यांतरण होते है, तो जो वयस्क होगा तब क्या क्यांतरण होगा। अब इसका नियंत्रण कौन करता है? कीट हार्मोन करता है। कौन करता है? कीट हार्मोन करता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन क्यांतरण का नियंत्रण करती है। देखिए थायराइड द्वारा, किसके द्वारा होता है? थायराइड द्वारा। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन का नियंत्रण कर। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है। देखिए थायरोक्सिन का उत्पादन के लिए जल में किसका होना अनिवार्य है? आयोडीन का होना अनिवार्य है। अगर सोचिए जल में आयोडीन नहीं होगा तो क्या जो मेढक है वो क्या बेशक हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें थायरोक्सिन का उपयोग होना चाहिए। थायरोक्सिन हार्मोन का जरूरी पड़ता है उसको कैंसर होने में। तो उसका जब उसमें आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो कैंसर नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब देखिए किशोरा अवस्था की पोषक अवस्थाएं। देखिए जब आप किशोरावस्था में तो उसमें क्या क्या खाना चाहिए, कैसे कैसे। देखिए अगर शक्ति देने वाले आहार को क्या क्या, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मकई, मड़ुआ, और इनसे तैयार पदार्थ जैसे सेवई, चुड्डा, सूजी, दलिया, रोटी, ब्रेड, बिस्कुट आदि, अनाज, आलू, शकरकंद, चीनी, गुड़, शहद, मधु आदि इस तरह के क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए उसको शक्ति प्रदान करने के लिए जब किशोरावस्था में। अब इसको शरीर की वृद्धि विकास के लिए कौन सा, जिसके शरीर लंबा चौड़ा हो, उसमें कौन कौन क्या क्या खाना चाहिए? दालें हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, दूध हो गया, लस्सी, पनीर, दूध से बनी वस्तुएं जैसे खोवा, आइसक्रीम आदि, अंडा, मुर्गा, मांस, मछली आदि सब का सेवन करना चाहिए, ताकि उसके शरीर में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। बीमारियों से सुरक्षा देने के वाले आहार। अब बीमारी से हम लोग को क्या करना है? सुरक्षा। देखिए सबसे पहले हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ और फल आदि खाना चाहिए, जिससे हम लोग को बीमारी से सुरक्षा मिलती है, ठीक है। चलिए अगर अगर भोजन में लौह तत्व की कमी हो तो क्या होता है? भोजन में अगर लौह तत्व की कमी से कमजोरी का आभास होता है। जब लौह तत्व की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कमजोरी का आभास होगा, और इससे एनीमिया रोग भी होता है। और इसी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। जब भोजन में लौह तत्व की कमी होगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग और कमजोरी का एहसास होगा। लौह तत्व रक्त का निर्माण भी करता है। लौह तत्व जो है किसका निर्माण करता है? रक्त का निर्माण भी करता है। इसीलिए इसको किशोरावस्था में लौह युक्त खाद्य पदार्थ जैसे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, संतरा, मांस आदि का सेवन करना चाहिए, ठीक है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होती है? भोजन में लौह तत्व के अवशोषण की कमी से एनीमिया रोग होती है। और इस रोग में रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और जब एनीमिया रोग होता है तो उसमें क्या चीज़ हो जाती है? हेमोग्लोबिन की
कमी हो जाती है। सामान्यतः यह रोग पुरुष के रक्त में कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए? 14 से 17 ग्राम। अगर इसका ये हेमोग्लोबिन कम जाता है तो उसमें ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है। एवं स्त्री में 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हेमोग्लोबिन आने पर उत्पन्न होता है एनीमिया रोग। ठीक है। आपके विद्यालय में आयरन की गोली खिलाई जाती है जो एनीमिया के से बचाव का काम करती है। स्कूल में क्या किया जाता है? आयरन की क्या गोलियां खिलाई जाती है जो एनीमिया से बचाने में काम करती है। देखिए, शारीरिक व्यायाम व योग का महत्व। अब शरीर का व्यायाम, एक्सरसाइज करना या योग का क्या महत्व है? देखिए, ताज़ी हवा में टहलने और खेलने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, शरीर मजबूत रहता है। इसके इसके महत्व को देखते हुए क्या किया? पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। और एड्स किस विषाणु द्वारा होता है? HIV नामक खतरनाक विषाणु द्वारा होता है। एड्स विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस तरह से चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया, बहुत सारा इसका इंटरनल क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन को बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।